डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। मैं हूं श्याम और इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 1000 प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान एक ऐसा सेक्शन है कि जो कि किसी भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आता रहता है। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले बायोलॉजी लिया हूं और बायोलॉजी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान भी है, इसको एक या दो बार अगर कोई पढ़ ले मन लगा के तो क्वेश्चन भूलते नहीं हैं और परीक्षा में आते ही आते हैं। तो इसलिए वन लाइनर के फॉर्म में लाने का मेरा बस मकसद यही है कि इसको इजिली पढ़ लिया जाए और रिवाइज कर लिया जाए और परीक्षा में अगर हम 2-3 बार पढ़ के जाएं तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर है लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो ये हैं अरस्तु। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये भी अरस्तु है, यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही हैं। वनस्पति विज्ञान जो कि जीव विज्ञान का एक पार्ट है जहां पे वनस्पतियों पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसके जनक कौन है? तो उसके जनक थियोफ्रेस्टस जी हैं। आधुनिक वर्गीकी यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? तो ये हैं कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखी है? तो ये कैरोलस लिनियस ने ही लिखी हुई है। जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी किसको कहते हैं? तो इसका उत्तर है यूग्लिना। यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है पीसीएस में, बीपीएससी में और यूपी ट्रिपल सी के क्वेश्चन में आता रहता है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति या स्पीसीज होती है। जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने की थी। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया था। सबसे छोटी जीवित कोशिका किसकी होती है यानी सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो यह है पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है जंतु में? यह तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, यानी हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है उसकी जो नर्वस सिस्टम का सेल है यह सबसे लंबी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका यानी साइज में जो होता है बड़ी कौन सी होती है? तो यह शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कोई भी अंडा होगा वह एक सेल होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे जो हम लोग अंडे को खाते हैं वो जब कच्चा होता है यानी बॉयल ना हो, तो जब वो टूटता है तो उसमें गोल सा स्ट्रक्चर मिलता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं और बाकी जो लिक्विड होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो वह मानव का स्पर्म है। ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उसी से मैंने कलेक्ट किया हुआ है और उसी से मैं बता रहा हूं। तो ऐसा आप लोग न सोचिएगा कि यह टाइम वेस्ट है। इसको अगर आप 2 से 3 बार, पहली बार आप 1.25 पे या नॉर्मल स्पीड पे देखिए, दूसरी बार 2 स्पीड पे देखिए, तीसरी बार जब आपको देखना है तो 3x के स्पीड पे देख लीजिए और आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका मानव का स्पर्म होता है और सबसे बड़ी कोशिका जो मानव में होती है वह है ओवम या अंडाणु। मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह 206 होती है एडल्ट में और बच्चों में 300 या 300 से ज्यादा होती है। मानव की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? यह है फीमर और यह खोखली हड्डी होती है। मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन है? यह है स्टेपिस। स्टेपिस कान की हड्डी है। कान में 3 हड्डियां होती हैं, मैलस, इंकस और स्टेपिस। तो स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मसल यानी मांसपेशी कौन सी है? तो यह है स्टेपीडियस। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये स्टेपिस है और ये पीडियस है। और 21वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी मसल्स, यह है सार्टोरियस मसल्स। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया हुआ था? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडिंग एवं स्वान ने दिया हुआ था। यह स्लाइडिंग नहीं होके यह स्लाइडेन है, स्लाइडेन और स्वान ने दिया हुआ था।
कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, यानी सेल वॉल इसकी अंग्रेजी है, यह कहाँ पाई जाती है और किस चीज की बनी होती है? तो यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, और यह सेलुलोज की बनी होती है। इस तरह से सेलुलोज एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पादप सेल्स हैं, वो उनकी सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी होती है, और यह स्ट्रक्चर देता है, यह उसका एक कंकाल कह सकते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम्स कहते हैं। और कोशिका का शक्ति या केंद्र या पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो यह है गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय को। गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। और हमने क्यों लाइसोसोम के लिया हुआ है? क्योंकि लाइसोसोम जो होता है वो कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाता है। और क्यों कहलाता है आत्मघाती? इसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो कि जब कोई सेल डेड होता है या डेड होने वाला होता है, खराब हो जाता है, तो ये अपने आप फट के पूरे सेल को ये खा जाता है, डेड कर देता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में एक मेटल होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो है मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार आया हुआ है ये। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? यह लाइकोपीन के कारण होता है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? टमाटर रेड रेड होता है और उसको हम लाइक करते हैं, इसलिए इसको याद कर सकते हैं लाइकोपीन के कारण। गाजर का रंग क्यों होता है? तो यह कैरोटीन के कारण होता है, इसीलिए इसको हम कैरेट कहते हैं। कैरोटीन के उपस्थिति के ही कारण इसको हम कैरेट कहते हैं। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले गार्डन पी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह थे जॉनसन। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो वाल्टेयर ने, डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था, यानी गुणसूत्र का नाम डब्ल्यू वाल्टेयर ने दिया हुआ था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, यानी म्यूटेशन थियरी किसने दी हुई थी? तो ये ह्यूगो डिव्रीज थे। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह है माइकोलॉजी। फंगस के अध्ययन को माइकोलॉजी। अब यहां पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि फंगस एफ से शुरू है तो ये फाइकोलॉजी होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। एफ से जो शुरू होता है वो माइकोलॉजी होगा, और जो फाइटॉन होता है, यानी पौधे, शैवाल जो होते हैं पौधे होते हैं, इसलिए इसको फाइटॉन या फाइकोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, यानी जीवाणु विज्ञान का पिता इनको कहा जाता है, या एंटोनी वान लीवेनहॉक को। रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा था, और इन्होंने ही पास्चराइजेशन प्रक्रिया को भी खोजा था। पास्चराइजेशन प्रक्रिया जो है, दूध को बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म करके उसको ठंडा कर दिया जाए, इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? तो यह है सिकोया सेम्परविरेंस। इसकी ऊंचाई लगभग 115 से 120 फीट होती है। और दुनिया का सबसे छोटा पौधा कौन है? तो यह है वुल्फिया। अगर जिम्नोस्पर्म कहा जाए तो जिमिया पिग्मिया है, और अगर वैसे पूछा जाए नॉर्मली तो यह वुल्फिया होता है। दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो यह है रिफ्लेक्सिया। यह इंडोनेशिया के वर्षावन में पाए जाते हैं। इसका व्यास 1 मीटर या 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। साबूदाना किसे प्राप्त किया था? साबूदाना खास करके व्रत वगैरह में खाया जाता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो यह किससे प्राप्त किया जाता है? यह साइकस के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तारपीन का तेल कहां से प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, खास करके पहाड़ों पर पाया जाता है चीड़ का पेड़। फलों को पकाने में सहायक गैस कौन सी है? गैस पूछ रहा है, तो यह इथिलीन गैस है। यह प्राकृतिक रूप से पेड़ों और पौधों में पाई जाती है। जब फलों को पकने का समय आता है तो इथिलीन गैस सीक्रेट होती है, उससे ये पकता है।
और अगर आर्टिफिशियली देखा जाए तो एसिटिलीन गैस भी होती है जो कि फलों को पकाने में सहायक होती है, क्योंकि घर पे जो हम कार्बाइड का उपयोग करते हैं, कार्बाइड से लास्टली एसिटिलीन गैस ही निकलती है। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो है पॉपी, इसको पॉपी कहेंगे, पॉपी के पौधे से, इसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। जंगल की आग किसे कहते हैं? तो ढाक को जंगल की आग कहते हैं। यह रेड रेड कलर का होता है और ये जब चारों तरफ फैलता है तो ये जंगल वो आग की तरह से दिखता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एजी टेंसले ने किया था। अब इसको याद कैसे रखेंगे? और इकोलॉजी, दो टर्म है, एक इकोलॉजी है, इकोलॉजी किसने दिया हुआ था? तो इकोलॉजी दिया था हीकल ने। तो इसको अगर हमें याद करना हो HE हेकल कहेंगे तो इससे याद हो जाएगा, हेकल ने दिया हुआ था। और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम टेंसले ने दिया था। यहां टर्म है सिस्टम, तो सिस्टम टेंसले ने दिया हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस प्रयुक्त हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC। यह 3 दिसंबर 1984 की रात में यह भोपाल में निकल गई थी और इससे बहुत सारे लोग मारे गए थे और अपंग हो गए थे। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो यह शरीर के भार का लगभग 7% होता है और वॉल्यूम में देखा जाए तो 5 से 6 लीटर होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षा में। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साइंस के क्वेश्चन कमोबेश रिपीट होते ही होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह हल्का सा क्षारीय होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स की आयु कितनी होती है? तो यह 120 दिन होता है। 120 दिन में आरबीसी डेड हो जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, यानी आरबीसी कहाँ बनती हैं? तो यह बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में, जब भ्रूणीय अवस्था होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लीवर में और स्प्लीन यानी प्लीहा में बनता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है? तो शरीर के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हिपैरिन प्रोटीन, उसी के कारण वेन्स में जो हमारी धमनियां होती हैं और सिराएं होती हैं उसमें ब्लड जमता नहीं है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है अग्नाशय। और मानव शरीर की मिक्स ग्रंथि किसे कहते हैं? तो यह भी अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय से डाइजेस्टिव जूस भी निकलता है जिसको पाचक रस कहते हैं और इससे हार्मोन्स भी निकलते हैं जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गया। और इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय के आइसलैंड्स ऑफ बीटा सेल से निकलते हैं, अग्नाशय के बीटा सेल से। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो यह चार्ल्स डार्विन ने लिखी हुई है। यह बीपीएससी 65 में आया हुआ था। और थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया हुआ था? तो चार्ल्स डार्विन ने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी दिया हुआ था। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। इंसुलिन की सहायता से जो कार्बोहाइड्रेट है यानी जो ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर और त्वचा के नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है। प्रोटीन की रचना कितने अमीनो अम्लों के सहयोग से होती है? संयोग से होती है। तो यह 20 अमीनो अम्लों के संयोग से प्रोटीन की रचना होती है। एंजाइम मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो एंजाइम प्रमुखता से प्रोटीन के बने होते हैं। यह कहा जाता है, एक टर्म है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये थे जर्मनी के वैज्ञानिक कुहने ने। पित्त कहां पे बनता है यानी बाइल जिसे कहते हैं? तो बाइल लीवर में बनता है और यह सिक्रीट होके बाइल डक्ट से होते हुए ये गॉल ब्लैडर में आता है। और पित्त का काम है फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। पित्त का पीएच कितना होता है? तो यह भी हल्का सा क्षारीय होता है। इसका पीएच मान होता है 7.6 to 8.6 होता है। सब्जियों के जल्दी खराब होने का कारण क्या है? जो सब्जियां होती हैं उसमें जल की अधिक मात्रा होती है
और जल डिहाइड्रेट होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है, इसलिए जल्दी से सब्जियां खराब हो जाती हैं। सोयाबीन और मूंगफली में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो प्रोटीन प्रमुखता से सोयाबीन और मूंगफली में पाई जाती है। सोयाबीन में तो प्रोटीन जो है 38% से लेकर 42% तक पाई जाती है। नाखूनों में, बालों में और सींगों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यह केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। नींबू का खट्टा स्वाद का कारण क्या होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण नींबू का खट्टा स्वाद होता है और इसीलिए इसका साइंटिफिक नेम जो है सिट्रस कैंकर होता है। साइट्रिक एसिड के कारण ही उसको सिट्रस कहा जाता है, सिट्रस कैंकर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में और जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला और जितने भी खट्टे फल होते हैं, और आंवला जो है वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आंवला उत्पादन में यूपी पहले नंबर पे है। अन्न में किसकी प्रचुरता होती है? तो अन्न में सबसे ज्यादा स्टार्च या मंड पाया जाता है। अब जो स्टार्च होता है यह पौधों में स्टोर होता है और जो ग्लाइकोजन होता है वह जंतुओं में स्टोर होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वह ग्लाइकोजन के। और याद कैसे करेंगे? ग्लाइकोजन जन में होता है जनता, तो जनता में क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। और जो स्टार्च होता है इसमें टार्च है लास्ट में, अगर हम देखें, अगर इसको हटा दिया जाए तो टार्च है। टार्च मीन्स सूर्य भगवान जब अपना लाइट देते हैं तो ये टार्च की तरह से जलते हैं और सूर्य की रोशनी के साथ ही के कारण ही स्टार्च बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है पौधों में और ये स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये है सोयाबीन और मूंगफली, यानी सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली को कई जगहों पर इसको छोटा बादाम भी कहते हैं। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार्च स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। लार में सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें एक रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। वह किसका पाचन करता है? तो वह दूध का पाचन करता है और खास करके यह 5 वर्ष से कम के बच्चों में ही निकलता है, क्योंकि 5 वर्ष के से कम के बच्चों का जो मुख्य भोजन होता है वह दूध होता है और दूध का पाचन रेनिन नामक एंजाइम ही करता है। गाय के दूध का पीला रंग का कारण क्या होता है? तो यह कैरोटीन के कारण पीला रंग होता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जितने भी खट्टे दूध हैं उनमें लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? स्प्लीन या प्लीहा को। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहते हैं। यकृत का प्रमुख कार्य कौन कौन सा, यानी लीवर क्या क्या काम करता है? तो लीवर पित्त का श्रावण करता है, अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन करता है, यानी जितने अमीनो अम्ल होते हैं उससे एमिनेशन यानी अमोनिया निकाल दिया जाता है, विषैले पदार्थों का विसरण करता है यानी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और विटामिन का संश्लेषण करता है और विटामिन को स्टोरेज भी करता है। जितने फैट सॉल्युबल विटामिन हैं यानी वसा में घुलनशील विटामिन वह लीवर में ही जाकर इकट्ठा होते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो यह है कैल्शियम और फास्फेट। यकृत किसका पाचक एंजाइम करता है, श्रावण करता है? तो यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। लीवर जो है किसी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है, जबकि पित्त का श्रावण करता है। तो पित्त कोई पाचक रस नहीं है, जबकि यह वसा के पाचन में हेल्प करता है। हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा स्रोत है कि अगर हम 6 घंटे की फास्टिंग में हैं, यानी 6 घंटे अगर हमने कुछ खाया नहीं है तो हमारा कार्बोहाइड्रेट सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है नेक्स्ट ऊर्जा के स्रोत की, जो कि फैट है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शुगर पाया जाता है। वह कौन सा विटामिन है जो खून का स्कंदन करने में सहायता करता है? विटामिन अगर खून से रिलेटेड कोई भी पूछे तो वह हमेशा से विटामिन के ही होगा। जब भी ब्लड से रिलेटेड जो है वो विटामिन के है, इसमें कोआगुलेंट होता है। प्रोटीन का अनिवार्य घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन। प्रत्येक प्रोटीन में जितने भी प्रोटीन हैं उसमें नाइट्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है।
मानव शरीर में डिहाइड्रेशन का कारण क्या होता है? तो यह होता है जल की कमी। अगर हम इसको तोड़ें, डिहाइड्रेशन, डी मतलब होता है बिना, हाइड्रेशन माने पानी के, तो इसको जल की कमी से। हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर यानी यकृत जो होता है वह हेपेटाइटिस में प्रभावित होता है। और अगर कोई बहुत ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक शराब का सेवन करता है तो भी उसका लीवर खराब हो जाता है और उसमें लीवर सिरोसिस हो जाता है। आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। यह हाईली एसिडिक होता है, 1 से 3 इसका पीएच होता है। शरीर के निर्माण में क्या क्या आवश्यक होता है? तो शरीर के निर्माण में प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहते हैं। पल्सेस यानी दालें किसका उत्तम स्रोत हैं? तो दालें या पल्सेस प्रोटीन का उत्तम स्रोत हैं। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो यह फ्रक्टोज है। जितने भी फल होते हैं उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? यह होता है अरक्तता या एनीमिया। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन, यह एक बार पूछा हुआ है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी दो तरह का होता है, एक D2 होता है और एक D1 होता है। तो सॉरी, D2 होता है और D3 होता है। जो D2 होता है उसको अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं और जो D3 होता है उसको कोलीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। D3 हमारे सूर्य की रोशनी में हमारे शरीर में बन जाता है और जो D2 होता है यह हमें भोजन में मिलता है, खासकर दूध में, मांस में, अंडा में, मछली में ऐसे मिलता है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है और जो बड़े होते हैं ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया किसे कहते हैं? जो हड्डी होती कमजोर हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और बहुत जल्दी टूटने का खतरा होता है। विटामिन B6 का साइंटिफिक नाम क्या है? यह है पायरिडॉक्सिन। तो ये रहे पहले पार्ट में कुल 100 क्वेश्चन और अगले पार्ट में हम फिर 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, कुल लगभग 1000 होंगे, हम 1000 क्वेश्चन को लाएंगे। तो आप हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो इसको शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।